Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका। तो पार्ट 2 ला रहा हूँ आपके जियोलॉजी का। फर्स्ट जो पार्ट था इंट्रोडक्टरी था, हल्का फुल्का था, और धीरे धीरे हम घुस जाएंगे डिटेल में। और जिनका ये 12th में भी सब्जेक्ट होना था, प्लीज़ आप थोड़े ध्यान से पढ़िए। आपको 11th 12th की ज्योग्राफी और जियोलॉजी दोनों पढ़नी होगी, तो 4 बुकें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग देखोगे कॉन्सेप्ट जो जियोग्राफी के वो जियोलॉजी में यूज होते हैं, और उसके बिना समझना नामुमकिन है। मैं और किसी कोर्स के लिए ऐसा कुछ बोलता ही नहीं हूँ, इसी के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ। सो डेफिनेशन इंपॉर्टेंस एंड ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी। तो डेफिनेशंस क्या होते हैं, उनको क्यों जानना चाहिए हमें, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें जियोलॉजी पढ़ना चाहिए, एंड थर्ड इज ब्रांचेस, कैसे जियोलॉजी को डिवाइड किया है। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस जैसे कि हम लोग को पता है नेचुरल साइंस में क्या क्या होते हैं, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। जनरली ये सब फिजिकल का नेचुरल केमिस्ट्री है, तो नेचर में ये सब सारी चीज़ें होती हैं। नेसेसिटेटेड द नॉलेज ऑफ रॉक। और नेचुरल साइंस हम लोग किसके बारे में जानते हैं, नेचर के बारे में। तो हमें नेचर ऑफ रॉक तो जानना ही पड़ेगा। अगर हम लोग प्रकृति के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो रॉक्स के बारे में हम लोग बोलते हैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। भैया पहले ईंट के बारे में जानो, तो ईंट आई कहाँ से, जनरली मजाक कर रहा हूँ। तो रॉक्स के बारे में, फॉर्मिंग प्रोसेस, द स्टडी ऑफ रॉक्स कॉल्ड एज अ पेट्रोलॉजी। ध्यान रखिए, स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज अ पिडोलॉजी। पीडोलॉजी, ध्यान रखिए, दोनों में कंफ्यूजन मत रखना। आपका सेकेंड चैप्टर 12th का पेट्रोलॉजी ही है। एंड मिनरल्स, मिनरल्स को क्या बोलते हैं, मिनरल्स जैसे कि मिनरल्स में क्या क्या हो सकते हैं। मिनरल्स में आपके मेटल आते हैं, नॉन मेटल आते हैं और नॉन मेटल आते हैं। जी हाँ, सिर्फ मेटल्स का याद नहीं रखना है आप लोग को, मेटल नॉन मेटल और दोनों का कॉम्बिनेशन भी आता है, दैट्स अ मिनरल। नेक्स्ट, and their mapping, were some of the chief objectives of a geologist. मैपिंग मतलब कि जैसे कि देख लीजिए कि आयरन कहाँ मिलता है भारत में, गोल्ड कहाँ मिलता है, बॉक्साइट के रिसोर्सेस कहाँ हैं इंडिया में, बॉक्साइट से क्या निकलता है, एल्यूमिनियम, क्योंकि इनका फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा रोल है। इसी तरह से क्या इंडिया में कहीं कोल मिलता है क्या, चलिए कोल तो छोड़ दिए, ऑयल, गैस, केजी बेसिन, नॉट केजीएफ, केजी बेसिन क्या है, केजी बेसिन कृष्णा गोदावरी बेसिन। किसका पॉलिटिक्स चालू है, जियो का। क्या पॉलिटिक्स है, किसका राइट्स है, गवर्नमेंट घाटे में है या फायदे में है, ये सारी चीजें आप लोग को जानने को मिलेंगी। तो आप अवेयर नहीं रहोगे तो कैसे सब सारी चीजें जान जाओगे, आया श्रफ अली सब जानो तुम। माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ, माइनिंग मतलब इस चीज को खोदना, ऐसे माउंटेन इसको माइन करिए, खोदते रहिए। एक्सट्रैक्शन मतलब वहां पे बॉम्ब फोड़िए, उसे कलेक्ट करके वापस लाइए। तो एक्सट्रैक्शन मतलब उसे निकालना, पहली बात तो ये प्रोसेस। दूसरा, अब वो पत्थर जो तोड़ के लाए हो आप लोग, वो पत्थर में से एल्यूमिनियम निकालना। तो ये एल्यूमिनियम मुझे मिल गया इस पत्थर में से, दिस इज एक्सट्रैक्शन, जो आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के 2 मेथड कौन से थे, चलिए आप लोग को कुछ याद नहीं है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम मिनरल्स required the knowledge of engineering and chemistry। इंजीनियरिंग क्यों, इंजीनियरिंग तो मशीन बनाएगा ना पूरा, और केमिस्ट्री क्यों, कुछ कुछ पता रहना चाहिए कि एल्यूमिनियम के साथ साथ आप लोग कुछ Na2CO3 NH4H Na2CO3 क्यों यूज किए, NH4OH क्यों यूज किए, हैबल्स प्रोसेस क्यों यूज कर रहे हो, याद आ रहा है कुछ, नाम क्या था, होप्स मेथड, और ये सब बता रहे हैं यार, सब कुछ आप लोग का 10th का है सब ये सब। विच फर्दर लेड टू दी डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्रांच कॉल्ड जियोकेमिस्ट्री, माइनिंग जियोलॉजी एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी। इकोनॉमिक जियोलॉजी में ऐसा कैसे बनाओ ये बताएंगे। माइनिंग जियोलॉजी में माइंस कैसे आप लोग को खोदने और कौन से माइंस की कैसी कंडीशनिंग मेंटेन करनी चाहिए ताकि किसी का जान प्राण और हानि ना हो जाए। और जियोकेमिस्ट्री तो जो हमारी ज्योग्राफी या जियोलॉजी में जो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को केमिस्ट्री से लिंक करो और जियोकेमिस्ट्री बनेगा। तो देख रहे, तो माइनिंग, केमिस्ट्री और इकोनॉमी तीनों से जोड़ दिया किसको, जियोलॉजी को। तो नई ब्रांच आई है,
इमर्जिंग ब्रांच है, इसी का दबदबा है। इसके जो ब्रांचेज हैं, इसका अफ्रीका में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि अफ्रीका में माइंस भी बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमी फ्यूचर में बहुत डेवलप होगी, और केमिस्ट्री वहाँ पे किसी को आती नहीं है। जियोलॉजिस्ट बन जाओगे तो आप ये सारी चीज़ें कनेक्ट कर पाओगे। नॉलेज ऑफ रॉक्स, द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एजेस। एजेस मतलब जैसे कि कुछ कुछ जो रॉक है वो अजोइक एरा के हैं, कुछ कुछ जो रॉक हैं वो अजोइक एरा के हैं। तो वो रॉक कितना पुराना है, तो उस रॉक में मिनरल्स उसी टाइप के होंगे। जो सेनोजोइक एरा में निकला है मिनरल्स, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में डेक्कन प्लेटू, जिसको दक्कन का पठार भी बोलते हैं, वहां पे आयरन है और ब्लैक कलर का है आयरन, लेकिन अजोइक वाले में भी मिलेगा। तो फर्क क्या है? ये सारी चीजें आप लोग को जानना, कितना ओल्ड एज वाला है, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है। Evolved the science into many specialized branches like igneous petrology। देखिए खुद में डिवाइड हो रहा है, इसके ब्रांचेस देखते हैं। igneous petrology, पेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक, तो जहाँ पे इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ा जाएगा। इग्नियस रॉक मतलब देखिए फिर ज्योग्राफी का टर्म आया ना, इसलिए बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें ज्योग्राफी से ही जुड़ जाती हैं। अब इग्नियस मतलब जो वोल्केनो से बाहर आती हैं, दैट्स एन इग्नियस। मेटामॉर्फिक मतलब जिस टेम्परेचर प्रेशर का प्रभाव रहे, बहुत दिन तक वो रॉक पे टेम्परेचर प्रेशर पड़ेगा, लाखों साल तक, वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाएगा। एंड सेडिमेंटरी पेट्रोलॉजी, देखिए सेडिमेंटरी, स्पेशियल एंड टेम्पोरल अरेंजमेंट ऑफ रॉक। स्पेशियल मतलब स्पेस, कौन कौन से स्पेस में ऐसे बिखरा हुआ ये हमारा रॉक। दूसरा टेम्पोरल, कौन से टाइम पे कौन कौन सी रॉक कौन से स्पेस थी। इसी स्पेस पे समझिए आज मैं खड़ा हूं इसी स्पेस पे, हाँ, तो यहाँ पे कुछ रॉक है। अब इस आज से 100-150 साल पहले इसके नीचे कौन सी रॉक थी, या यही रॉक थी। तो टेम्पोरल टाइम के हिसाब से उस जगह डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे, और स्पेस के हिसाब से कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों जानना। नेक्स्ट चलते हैं, इसे इरेज कर देता हूँ, ये हाईलाइट क्यों हो जा रहा है भाई। चलिए, बस समझ में आ रहा है गाइस, इससे इजी नहीं कर सकते। लाइफ बीइंग वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। जी हाँ, ये तो बात है, जिंदगी है यहाँ पे, और उसी जिंदगी को लोग अपने हाथों से दे देते हैं। द स्टडी एंड इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। अब देखिए, हम तो हैं आज, हमसे पहले भी तो बहुत लोग थे, तो कब से शुरू हुई? तो इसके लिए धरती के नीचे कुछ फॉसिल्स दबे होते हैं, वो फॉसिल्स की भी तो पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी तो जान पाएंगे हमारा पास्ट क्या था और वो कहाँ को आए हैं, कहाँ को जाएंगे। अब हमको ये समझाएंगे, तो ये सारी चीजें हैज इंटरेस्टेड अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ ऑब्जर्वर्स, बायोलॉजिस्ट, फिलोसोफर्स, जी हाँ, एंड साइंटिस्ट डेवलपिंग द ब्रांच ऑफ पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 12th में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है, वहां पे पैलेंटोलॉजिस्ट का रोल है, ठीक है। सो द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क फॉर द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। देखिए बता देता हूं, नहीं तो बोलोगे सर कैसे छोड़। देखिए, जो समझे ऐसे लेयर, आप लोगों के 10th में एक डायग्राम था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, जो बोलते हैं ना क्या क्या फीचर्स थे जो बताते इवोल्यूशन हुआ है, तो उसमें पैलेंटियोलॉजिकल था ना, टाइम के हिसाब से इवोल्यूशन, टियोलॉजिकल, तो उसमें मान लो सबसे ऊपर थे ऐसे लेयर्स बनाई हुई थी। तो ये मैंने क्वेश्चन ने पूछा था हमारे साइंस के स्टूडेंट से कि जो सबसे जूनी है वो नीचे मिलेगी, ओल्डेस्ट नीचे, उसके ऊपर जाएंगे तो मतलब जैसे जैसे लोग दबते गए वो यहाँ आते जाएंगे, जैसे जैसे अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, जैसे, तो उसी हिसाब से यहाँ पे दबे हुए लोग मिलेंगे। तो इसकी स्टडी करना और एज, तो मुझे पता चलेगा एटलीस्ट इतना तो आप पता कर सकते हो कि ये ओल्डेस्ट है, ये न्यूएस्ट है, बस। तो वो लोग और डीप में जाते हैं, क्योंकि वो लोग क्या यूज करते हैं, कार्बन डेटिंग, तो वो लोग एग्जैक्ट डेट पकड़ लेते हैं। कार्बन डेटिंग अगेन ये आपके हेरिडिटी और इवोल्यूशन चैप्टर का पार्ट है। तो कोई भी चीज़ आप ऐसे नहीं पढ़ पाओगे, जियोलॉजी में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे हाथ घुमाते चल दिए, ऐसा नहीं आना भाई। जियोलॉजी सीरियस, क्योंकि आप मानता हूँ कि अगर आप लोग जियोलॉजी लिए हो तो आप लोग का बहुत स्पेसिफिक एम है लाइफ में, तो आप जियोलॉजी लिए हो। सेवरल वेल एस्टैब्लिश्ड लॉज, कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वे यूज्ड time and time again, resulting into new branches like geophysics। आप लोगों को बोला टेम्परेचर प्रेशर, ये देखिए ये टेम्परेचर प्रेशर क्या है, फिजिक्स की क्वांटिटीज हैं, तो अब इसको भी पढ़ना पड़ेगा कि इनका इफेक्ट कहाँ पे कैसे कैसे, कौन सा टेम्परेचर कितना में होता है, तो क्या चेंजेस हो रहे हैं।
अपार्ट फ्रॉम द मोस्ट फंडामेंटल ब्रांचेस, ये सब तो बड़े बड़े ब्रांच है, द मेनी एप्लीकेशन एंड स्पेशलाइजेशन हैव रिजल्टेड इन दी अप्लाइड ब्रांचेस। व्हाट इज अप्लाइड ब्रांचेस? एक होता है थियोरेटिकल ब्रांच, आप लोग को बता देता हूँ, अभी आप लोग जस्ट एंट्री किए हो, आप लोग को बोझ नहीं देना। एक होता है कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कि हम लोग ले लें जियोलॉजी का ही, एक होता है अप्लाइड ब्रांच, पहले थियोरेटिकल और दूसरा अप्लाइड होता है, ठीक है। अब थियोरेटिकल में आप जो पढ़ते हो वो स्टडी रहता है, आप जो आज पढ़ रहे हो ना, ये सब स्टडी जो करते हो ये थियोरेटिकल है, लॉस पढ़ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी पढ़ना, अर्थ के कोर और ये सब के बारे में जानना, ये सब इसके बारे में। अप्लाइड क्या? ये नॉलेज को अप्लाई करके पैसा बनाना, मनी बनाना, इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा कराना, टाटा जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, महिंद्रा जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा कराना, देश को आगे ले जाना, कंट्री को आगे ले जाना। लेकिन बिना ये पढ़ाई के ये पॉसिबल ही नहीं है। तो दोनों ब्रांच अलग अलग है लेकिन एक साथ सेम भी हैं। इंटरेस्ट मैटर करता है। सब्जेक्ट प्रोफेशनल इवॉल्विंग और प्रोफेशनल नॉलेज इन ऑन आवर सब्जेक्ट। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब एक प्रोफेशनल कोई जॉब करने वाला इसे कैसे देखेगा कि भाई ये ऐसे भी पढ़ना चाहिए और इसका यूज वहां पे है। Table 1 point living on the earth we all are interested to gain more knowledge about its origin and future। तो वही तो बोला, कहाँ को आए हैं कहाँ को जाएंगे, बीच में हमको ही अटकाएंगे। हमको पास्ट भी जानना पड़ेगा और फ्यूचर भी देखना पड़ेगा। तो गाइस लेक्चर अच्छा लगा तो थम्स अप करना, दोस्तों में से शेयर करिए, बिकॉज जियोलॉजी की मुझे जैसे लग रहा है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कुछ ही रहें लेकिन अच्छे से पढ़ाई करें, पूरे एंड तक वीडियो देखें और जब पसंद आए तो कमेंट भी कर दें कि भैया ये पॉइंट अच्छा लगा या ये पॉइंट अच्छा नहीं लगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा। लेकिन वादे के साथ मिलूंगा दोबारा।